नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें राजनीति से जुड़ी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें सभी बड़ी खबरों का जिक्र होगा जो कि आपके लिए जरूरी है। बड़ी हेडलाइंस की तरफ आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। फटाफट से रुक करते हैं आज के बड़े हेडलाइंस पर। सबसे पहली बड़ी खबर, यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए थम जाएगा चुनाव प्रचार। पूर्वांचल की कई सीटों पर मुश्किल में बीजेपी। उत्तर प्रदेश से फिर से दूसरी बड़ी खबर, रायबरेली के सपा प्रत्याशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। दिनेश सिंह को जिताने के लिए किया जा रहा है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। तय समय से पहले खत्म हुआ बजट सत्र, कांग्रेस बोली महंगाई पर चर्चा से भाग खड़ी हुई सरकार। अरविंद केजरीवाल 2024 में पीएम मोदी को देंगे चुनौती, क्या बोले दिल्ली के सीएम, ये आपको बताएंगे। वहीं लखनऊ में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, प्रमोद तिवारी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता गिरफ्तार। खबर बिहार से, तेजस्वी यादव के 5 भूमिहार प्रत्याशी में से 3 जीते। यही ट्रेंड रहा तो 2025 में बदल सकती है बिहार की सरकार। बदला नजर आएगा विधान परिषद, आरजेडी की बढ़ी ताकत। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात पहुंची रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम, राज्य में कांग्रेस की स्थिति का करेगी आकलन। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कमलनाथ बोले डीएपी और एनपीके खाद महंगी कर, मोदी सरकार ने किसानों पर बोला हमला। हार के डर से बीजेपी हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने जा रही है, मनीष सिसोदिया का दावा, जयराम ठाकुर ने दिया जवाब। आंध्र प्रदेश में सियासी उथल पुथल, सभी 24 मंत्रियों ने सीएम जगन मोहन रेड्डी को सौंपा इस्तीफा। वहीं खबर बंगाल से, सीएम ममता बनर्जी का दावा, देश की आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही है। महंगी सीएनजी के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में कैब और ऑटो चालकों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी, सरकार से की ये मांग। अचानक बीजेपी ऑफिस पहुंचे सीएम शिवराज, पार्टी पदाधिकारियों से की बंद कमरे में 1.5 घंटे बाद एमपी में होने वाला है कैबिनेट विस्तार। केजरीवाल का भाजपा पर हमला, कहा इन्होंने कश्मीरी पंडितों पर अन्याय किया और आज फिल्म टैक्स फ्री की बात कर रहे हैं। दोस्तों हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे विनम्र निवेदन, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो कृपया करके लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें विधान परिषद के चुनाव पर हैं। स्थानीय निकाय की 36 एमएलसी सीटों में 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने के बाद अब 27 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। ऐसे में बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन पूर्वांचल की कई सीटों पर बीजेपी के लिए निर्दलीय और बागी उम्मीदवारों ने चिंता बढ़ा दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से उत्तर प्रदेश से ही आ रही है। रायबरेली के सपा प्रत्याशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, दिनेश सिंह को जिताने के लिए किया जा रहा है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। सपा मुखिया ने हाल ही में बीजेपी सरकार पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। वहीं अब रायबरेली में एमएलसी चुनाव से 2 दिन पहले सपा प्रत्याशी ने गंभीर आरोप लगा दिया है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी दिनेश सिंह को जिताने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस चुनाव में पंचायत प्रतिनिधि एमएलसी चुनते हैं और इसके बाद अब क्षेत्र पंचायत सदस्यों और प्रधानों पर फर्जी मुकदमे लगाकर उनको डराया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तय समय से पहले खत्म हुआ बजट सत्र, कांग्रेस बोली महंगाई पर चर्चा से भाग खड़ी हुई सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद आरोप लगाया कि सरकार महंगाई के विषय पर चर्चा कराने से भाग खड़ी हुई है, जिस कारण लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठकें अचानक से स्थगित करवा दी गई हैं। मुख्य विपक्षी दल ने यह दावा भी किया कि सरकार किसान संगठनों के साथ समझौते के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती थी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाताओं से कहा कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले कुछ दिनों के दौरान पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर से अधिक की वृद्धि की गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल 2024 में पीएम मोदी को देंगे चुनौती, क्या बोले सीएम, ये आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार बना चुकी है और अब पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर चुकी है। ऐसे में एक बार फिर जहां अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी का नाम लेकर केंद्र सरकार को घेरना शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कई नेता तो ये भी कहने लगे कि बीजेपी डरने लगी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अगले
लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल खुद को पीएम मोदी के विकल्प के रूप में पेश करेंगे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में आप हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो फिर से आपको याद दिला दें, वीडियो लाइक जरूर कीजिए। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, प्रमोद तिवारी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस प्रशासन के साथ झड़प भी हुई है। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज किया है और बाद में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। ये जानकारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव के 5 भूमिहार प्रत्याशी में से 3 जीते। यही ट्रेंड रहा तो 2025 में बदल सकती है बिहार की सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार विधान परिषद चुनाव में तेजस्वी यादव का अगड़ा दाव काफी हद तक सफल रहा है। चुनाव के रिजल्ट बता रहे हैं कि उनका बीजेपी के कोर वोटर और आरजेडी की धुर विरोधी जाति माने जाने वाली भूमिहार पर भरोसा करना सही साबित हुआ है। 5 में से 3 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर ली है, यानी कि स्ट्राइक रेट 60% रही। वहीं पूर्वी चंपारण में उनके प्रत्याशी जीतते रह गए और 4 राजपूत प्रत्याशियों में से एक सहरसा के अजय कुमार सिंह ने चुनाव जीता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात चुनाव से आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात पहुंची रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम राज्य में कांग्रेस की स्थिति का करेगी आकलन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात चुनाव से पहले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम राज्य में कांग्रेस की स्थिति का आकलन करने के लिए गुजरात पहुंच गई है। हालांकि किशोर के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व ने विशेष रूप से गुजरात के लिए काम करने के लिए राजनीतिक रणनीतिकार के साथ कम से कम 2 दौर की बातचीत की है, जहां पार्टी 1989 से सत्ता से बाहर है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कमलनाथ बोले डीएपी और एनपीके खाद महंगी कर मोदी सरकार ने किसानों पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में महंगाई को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है और अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र की मोदी सरकार पर डीएपी और एनपीके खाद महंगी कर किसानों की कमर तोड़ने का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक के बाद एक किसान विरोधी फैसले ले रही है। किसानों ने 1 साल तक संघर्ष करके जैसे तैसे 3 कृषि कानून वापस लेने पर सरकार को मजबूर किया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने डीएपी और एनपीके उर्वरक के दाम बढ़ाकर किसानों पर सीधा हमला बोल दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हार के डर से बीजेपी हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। मनीष सिसोदिया ने किया यह दावा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मिल रहे समर्थन की चर्चा की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लोगों की उम्मीद बन रहा है। लोग इस मॉडल को अपने राज्य में भी लाना चाहते हैं। सिसोदिया बोले लोगों का आम आदमी पार्टी के प्रति उत्साह देखकर बीजेपी में खौफ बढ़ता जा रहा है। सिसोदिया ने कहा कि जहां चुनाव होता है वहां लोग अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं। गुजरात में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आंध्र प्रदेश में सियासी उथल पुथल, सभी 24 मंत्रियों ने सीएम जगन मोहन रेड्डी को सौंपा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जगन मोहन रेड्डी कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट की बैठक में सीएम जगन मोहन रेड्डी को सभी 24 मंत्रियों ने इतना इस्तीफा दिया और खबरों के मुताबिक सीएम जगन मोहन रेड्डी पूरी कैबिनेट को बदलने की तैयारी में है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम ममता बनर्जी का दावा, देश की आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और मुझे संदेह है कि आने वाले दिनों में राज्य वेतन दे पाने की स्थिति में भी नहीं होगा। साथ ही सीएम ने कहा कि केंद्र को निश्चित रूप से राज्यों के लंबित जीएसटी बकाया का भुगतान करना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। मैं केंद्र से ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने और अस्थायी रूप से टोल टैक्स को बंद करने का अनुरोध करती हूं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में कैब और ऑटो चालकों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी। महंगी सीएनजी के खिलाफ सरकार से की यह मांग। जी हां दोस्तों, सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ ऑटो, कैब और टैक्सी चालकों ने मांग पर सुनवाई न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी। शुक्रवार को अपनी मांगों के समर्थन में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और अगर सरकार की तरफ से ईंधन पर सब्सिडी नहीं प्रदान की गई या किराए में राहत नहीं मिली तो विरोध
विरोध तेज करेंगे। 11 को दिल्ली सचिवालय पर भी विरोध जताएंगे, जिसमें दिल्ली एनसीआर के हजारों चालकों के शामिल होने की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि भोपाल से आ रही है। अचानक बीजेपी ऑफिस पहुंचे सीएम शिवराज, पार्टी पदाधिकारियों से की बंद कमरे में 1.5 घंटे बाद एमपी में होने वाला है बड़ा कैबिनेट विस्तार। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार देर शाम अचानक बीजेपी ऑफिस पहुंच गए हैं। 11 बजे तक बैठक चली। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इन्होंने कश्मीरी पंडितों पर अन्याय किया और आज फिल्म टैक्स फ्री करने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल का भाजपा पर हमला। जी हां दोस्तों, कश्मीरी पंडित पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उस वक्त देश में भाजपा समर्थित सरकार थी और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था। ऐसे में साफ हो जाता है कि कश्मीरी पंडितों पर अन्याय के लिए भाजपा जिम्मेदार है और इस घटना के 32 साल बाद भाजपा इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात कहती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में घमासान। किरीट सोमैया पर एफआईआर के बाद बोले संजय राउत, देशद्रोही बाप बेटे को जाना होगा जेल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी और सत्ताधारी शिवसेना के बीच घमासान जारी है। 57 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ मुंबई में केस दर्ज किया गया है और अब इस पर शिवसेना के राज्यसभा सांसद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने तंज कसा है। संजय राउत ने ट्वीट कर कहा है कि बाप बेटे को अब जेल जाना पड़ेगा। संजय राउत ने ट्वीट किया कि मार्क माय वर्ड्स, आईएनएस विक्रांत के नाम पर करोड़ों रुपए जमा कर देश और जनता को ठगने वाले सोमैया बाप बेटे को जेल जाना होगा। किरीट सोमैया महाराष्ट्र द्रोही तो है ही, अब देशद्रोही भी साबित हो गए हैं। लोगों को अब चुप नहीं रहना चाहिए। राष्ट्रीय भावना की कालाबाजारी करने वाली बीजेपी से जवाब मांगना चाहिए। किरीट सोमैया और नील सोमैया के खिलाफ ये केस ट्रॉम्बे पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 420, 406, 34 के खिलाफ पूर्व सैनिक बबन भोसले ने केस दर्ज कराया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी विधायक के बेटे पर एफआईआर, लूट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज। जहां दोस्तों, अयोध्या में पुलिस ने बीजेपी विधायक के बेटे पर मारपीट करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि जेल के खंडासा थाना क्षेत्र के रामनगर गांव के श्याम बहादुर सिंह की शिकायत पर फैजाबाद को कोतवाली शहर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि आंदोलन की फिर से आहट, फिर सील होंगे बॉर्डर, दिल्ली बन सकती है बंधक, राकेश टिकैत ने दिया ये जवाब। जहां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। टिकैत ने कहा कि सरकार ने एमएसपी पर गारंटी कानून समेत अन्य मुद्दों पर किया वादा तोड़ दिया है, इसीलिए किसानों को एकजुट होकर एक बार फिर से आंदोलन किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक टिकैत ने कहा कि अभी हमने आंदोलन की कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन हम जल्द ही इसे शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 3 विवादित कृषि कानून वापस लेने के साथ ही किसानों ने सरकार से कई और मांगे की थी, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग भी थी। हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद सरकार सब कुछ भूल गई है, लेकिन किसानों ने वो वादा नहीं भूला है और सब याद है। उचित मूल्य पर बिजली, सिंचाई और फसलों के लिए एमएसपी जैसे मुद्दों पर अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में महावीर चौक स्थित कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक में किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं, सरकार के खिलाफ फिर से लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा के खिलाफ अखिलेश यादव ने अपनाया नया फार्मूला। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव ने रणनीति बदल ली है। भाजपा के खिलाफ सपा प्रमुख ने अलग अंदाज अपनाना शुरू कर दिया है। 2017 चुनाव में मिली हार के बाद वो ऐसा नहीं कर पाए थे। सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव किसी भी हालत में 2024 और फिर 2027 में समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहते हैं। यही कारण है कि इस बार वो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद से वो ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं और हर रोज़ वो कम से कम 2 ट्वीट करते हैं और इसमें अलग अलग घटनाओं के जरिए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हैं और यही कारण है कि उन्होंने
लोकसभा की सदस्यता छोड़कर यूपी विधानसभा की सदस्यता जारी रखी है। भाजपा ने जिस सोशल मीडिया को हथियार बनाकर 2014, 17, 19 और फिर 2022 में जीत हासिल की, उसे ही अब अखिलेश यादव इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि अखिलेश यादव इसी के सहारे भाजपा के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अलग अलग मुद्दों पर धरना प्रदर्शन के जरिए बीजेपी सरकार को घेरने का फैसला लिया है और इसके लिए पार्टी के जिला स्तर के नेताओं को भी कहा गया है कि वो छोटी से छोटी घटना को आम लोगों के सामने रखें। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र वर्सेस केंद्र, ओमिक्रॉन के नए सी स्ट्रेन को लेकर दोनों में ठनी और राज्य में पहला केस दर्ज, केंद्र असहमत। जहां दोस्तों कोरोना वायरस के नए सी वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकार आमने सामने आती प्रतीत हो रही है और राज्य सरकार ने बुधवार को देश में पहला सी स्ट्रेन का केस मुंबई में दर्ज किया है। वहीं केंद्र ये मानने को तैयार नहीं है। सी स्ट्रेन ओमिक्रॉन का नया रूप है और इसे वर्तमान में कोविड का सबसे तेजी से फैलाने वाला स्ट्रेन माना गया है। आपको बता दें बृहन मुंबई नगर निगम ने दावा किया है कि देश का पहला एक्साई स्ट्रेन का केस मुंबई में मिला है। दक्षिण अफ्रीका से आई 50 वर्षीय फैशन डिजाइनर पहले महीने पॉजिटिव पाई गई और इसके सैंपल में सी स्ट्रेन मिलने का दावा किया गया है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि जांच गलत है। उक्त महिला 27 अप्रैल को पॉजिटिव मिली थी और उसका लैब सैंपल मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल की लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वैश्विक जीनोमिक डाटा ने उक्त महिला के सैंपल में सी मिलने की पुष्टि की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, गहलोत पायलट गुट ने एक मंच से मोदी सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देश में लगातार बढ़ती तेल की कीमत और महंगाई को लेकर जयपुर में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में गहलोत और पायलट गुट ने एक मंच से मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। धरना प्रदर्शन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मंत्री ममता भूपेश, भजन लाल जाटव जैसे कई बड़े नेता मौजूद थे और कांग्रेस के सभी वक्ताओं ने महंगाई के लिए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मायावती का बयान, बोली आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण जनता घुट घुट कर जीने को है मजबूर। जहां दोस्तों बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती ने एक बार फिर महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जनता अब पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस आदि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण घुट घुट कर जीने को मजबूर है। बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को ट्विटर के माध्यम से लिखा कि देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी की जबरदस्त मार व तनाव झेल रही जनता पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस आदि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण घुट घुट कर जीने को मजबूर है। ये अति चिंताजनक है और केंद्र सरकार इस मामले को जरूर गंभीरता से ले। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में मिले 126 नए मरीज और 1% के ऊपर पहुंची संक्रमण दर। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के 126 नए मरीज मिले हैं और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 120 रही, जबकि कोरोना से मौत का एक मामला सामने आया है। कोरोना संक्रमण की जांच दर 4 अप्रैल से लगातार 1% से ऊपर बनी हुई है। बुधवार को जारी कोविड-19 स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 11,241 लोगों की जांच की गई, जिसमें आरटी-पीसीआर से 7124 और रैपिड एंटीजन टेस्ट से 4117 लोगों की जांच हुई है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की जांच दर 1.12% रही। कोरोना को लेकर अब तक 3,74,46,860 सैंपल की जांच हो चुकी है। होम आइसोलेशन में कोरोना के 353 मरीजों का उपचार जारी है, जबकि अस्पताल में कोरोना संक्रमित व संदिग्ध मरीज मिलाकर कुल 39 मरीज इलाज के लिए भर्ती हैं, जिसमें 25 संदिग्ध मरीज हैं। कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्थ सेंटर में एक भी मरीज नहीं है। ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीजों की संख्या 5 है। आईसीयू में 1 मरीज और वेंटिलेटर पर भी 1 मरीज भर्ती है। अलग अलग अस्पतालों में 9,706 बेड खाली हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 2662 रह गई है और कोरोना के कुल 18,65,620 मामले सामने आ चुके हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के बर्थडे पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, लोकतंत्र की सीरियल किलर और वोट लूट में एक्सपर्ट बताया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला किया है।
सपा अध्यक्ष ने पंचायत और विधान परिषद चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भाजपा को लोकतंत्र का सीरियल किलर बताया है। उन्होंने महंगाई को लेकर भी निशाना साधा तो बीजेपी की नई टोपी पर चुटकी भी ली है। अखिलेश यादव ने कन्नौज में कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है, भाजपा उसकी एक्सपर्ट बन गई है। कन्नौज में कई साथी पर्चा नहीं भर पाए थे। एटा में पुलिस कप्तान और डीएम ने मिलकर पर्चा नहीं भरने दिया। फर्रुखाबाद के साथियों के साथ ही यही हुआ। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जुमलेबाजी रह जाती है योजनाएं, ऐलान से पहले बजट की भी सोचें। सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया सरकारों को आईना। जहां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी योजनाओं के ऐलान और उनके प्रभावी अमल में बड़ा अंतर होने को लेकर सरकारों को आईना दिखाया है। अदालत ने कहा कि सरकार को किसी भी योजना का ऐलान करने से पहले उसके वित्तीय प्रभावों के बारे में सोचना चाहिए। कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां एक अधिकार बना दिया गया है, लेकिन स्कूल कहां है। जस्टिस यू ललित की अगुवाई वाली बेंच ने प्रताड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि हम आपको सलाह देंगे कि जब भी आप इस प्रकार की योजनाओं या विचारों के साथ आते हैं तो हमेशा वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखें। पीठ में न्यायमूर्ति एस.आर. भट्ट और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा भी शामिल हैं।